नमस्कार साथियों आज का वीडियो जीके जीएस और सीए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के प्रश्नों पर आधारित है जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये पीवाईक्यू हैं। ठीक है, इसलिए इस पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में करंट अफेयर्स के, साइंस के, जनरल नॉलेज के कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ठीक है, देखिए महात्मा गांधी से अहिंसा दिवस का नाम हमने जब लिया तो आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मन कहाँ गया होगा? यम के गांधी, महात्मा गांधी की तरफ, मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अहिंसा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने ही बनने हैं। ठीक है, आएगा, चाहे जो आ जाए, चाहे उनकी पुस्तकें आ जाए, चाहे आत्मकथा आ जाए, चाहे पत्रिका आ जाए। ठीक है, चाहे अहिंसा दिवस आ जाए, चाहे आंदोलन आ जाए, कोई न कोई क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है मेरे भाई, तो कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ का होना चाहिए। अहिंसा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2007। निश्चित तौर पे आपने गेस कर लिया होगा 2007। जी हाँ, 2007, 2 अक्टूबर 2007 को पहली बार अहिंसा दिवस मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में महात्मा गांधी की जयंती के सम्मान में की गई थी। तब से हर साल हम 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भारत के अलावा और कितने देशों के पास है? लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2024 का जो करंट अफेयर्स है उसको तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, लेकिन 2025 के जो महीने आपके गुजर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भारत के अलावा और कितने देशों के पास है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये चुनिंदा देशों के पास ही है। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। जी हाँ, ये अभी तक वर्तमान समय में केवल 4 देशों के पास ही ये टेक्नोलॉजी है, जिसमें से हमारा भारत भी शामिल हो गया है। ठीक है, भारत ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यम के सेकंड ए सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अभी तक ये सिस्टम केवल अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस के पास था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, यूरिया, यूरिया का फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है और इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। जी हाँ, लीवर, यकृत, जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, देखिए यूरिया नाइट्रोजन का एक अपशिष्ट उत्पाद है जो प्रोटीन के टूटने से बनता है। आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर में यूरिया कैसे बनती है, किस चीज से बनती है, तो ये प्रोटीन के टूटने से बनता है। यकृत में यूरिया चक्र के माध्यम से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। यूरिया फिर रक्त में प्रवेश करता है। जब यहाँ पे यूरिया बन जाता है तो कहाँ प्रवेश कर जाता है? ये ब्लड में इंटर कर जाता है। और ब्लड का शोधन कौन करता है? गुर्दा करता है, वृक्क करता है। तो गुर्दा द्वारा फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से इसको क्या करता है? यूरिन के माध्यम से इसको शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जैसे आपसे हमने ऊपर चर्चा किया कि महात्मा गांधी से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने हैं, वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने हैं। ठीक है, तो 1947 में 1947 में जब भारत को आजादी मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी शॉर्ट फॉर्म में है। आइए इसका फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। 11 नवंबर 1888 को आपका जन्म हुआ था और 19 मार्च 1982 को देहांत हुआ है। ठीक है, इन्हें
शॉर्ट फॉर्म में या निक नेम के रूप में आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है। आप एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारत में जब भी किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद मिलता है तो उन्हें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है? अनुच्छेद 151, 159, 162 या 169? अगर ऑप्शन को हम ध्यान दें तो ऑप्शन के अनुसार 159 इसका राइट आंसर है, लेकिन 159 जो है कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग हर संवैधानिक पद के लिए अलग अलग अनुच्छेद हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको हम डिटेल में बता देते हैं। फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, आइए आपको हम डिटेल में बता देते हैं कि संवैधानिक पद के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसके माध्यम से उनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत में संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि संवैधानिक पद होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 60, 69, 75(1), 124(6), 148(2), 159, 159 के बारे में चर्चा भी हमने ऊपर किया है। ये राज्यपाल से संबंधित है, अभी आगे आपको बताएंगे। 164(3), 188 और 219 के तहत शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, सांसद, विधायक, सीएजी मतलब कैग सहित विभिन्न पदों के लिए शपथ की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। तो ऊपर जो नाम आपको हमने गिनाए हैं सब क्या है? ये सब संवैधानिक पद हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके आपको हम बता देते हैं। देखिए अनुच्छेद 60, शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाती है। वही अनुच्छेद जो 69 है, ये उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। अनुच्छेद 75(1) जो है ये केंद्रीय मंत्रियों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। अनुच्छेद 124(6) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। अनुच्छेद 148(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी मतलब कैग द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाती है। इसकी चर्चा हमने ऊपर अभी की है। अनुच्छेद 159 का संबंध किससे है? राज्यपाल से है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया कि अभी पिछले दिनों जो है राज्यपाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है, थोड़ा मामला ये चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को हमने उसमें शामिल किया था। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन आपको हम बता रहे हैं सारे मतलब शपथ के बारे में, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके शपथ के बारे में टोटल आपको जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 164(3) की अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित, जो राज्यपाल है उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। अनुच्छेद 188 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। वहीं अनुच्छेद 219 की अगर बात करें तो राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, जो राज्यपाल या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाती है। ठीक है भाई, तो ये पूरा डिटेल आपको हमने बता दिया, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जल का हिमांक कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस। केवल आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही नहीं ध्यान रखना है, और भी आपको ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, उसके आधार पर भी आपको आंसर बता देते हैं। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिलहाल इसको आप जानते रहिए, शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हिमांक क्या है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हिमांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपको 4 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा, 0 अगर नहीं दिया है तो आपको 4 पे टिक कर देना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी अधिकतम सांद्रता होती है। ठीक है,
परम ताप पैमाने पर शुद्ध जल का जो हिमांक होता है 273 केल्विन होता है, और परम ताप पैमाने पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो 373 केल्विन होता है। 100 का डिफरेंस है बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जैसे आपको अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया, महात्मा गांधी हमने बताया, वैसे ही वेदों से क्वेश्चन है निश्चित तौर पे रेलवे में बनता ही बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चारों वेदों के बारे में आपको डिटेल में ध्यान रखना है। चारों वेदों के उपवेद कितने हैं, उपनिषद कौन कौन से हैं, कितनी संख्या उनकी, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। जी हाँ, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। इसमें यज्ञ कर्म की प्रधानता है, ठीक है, इसलिए इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। प्राचीन काल में इसकी 101 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में केवल 5 संख्याएं हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रीय और वाजसनेयी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के प्रमुख कौन है। मृत्युंजय महापात्रा, जनार्दन प्रसाद, अनिल कुमार लाहौटी या आलोक शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय महापात्रा। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी के प्रमुख कौन है, मृत्युंजय महापात्रा, ठीक है। देखिए आईएमडी जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है, प्रमुख एजेंसी है। यह मौसम संबंधी प्रेक्षणों, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। शुरुआत में इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता था, बाद में इसको दिल्ली ट्रांसफर किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस दिन हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अभी जस्ट हमने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से ये रिलेट किया गया है, क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पे बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दशहरे के दिन। जी हाँ, दशहरे के दिन। बात यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। दशहरे के दिन कहाँ, 14 अक्टूबर 1956 को दशहरे के दिन नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दीक्षा भूमि पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि महात्मा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस जगह पर जो है, नागपुर में किस जगह पर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस जगह का नाम क्या है, उसका नाम है दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि में 83 साल के महास्टीवर चंद्रमणि ने उन्हें धम्म दीक्षा दी, ठीक है। अंबेडकर के साथ 3.5 लाख से ज्यादा बौद्ध लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है, ठीक है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है। कभी क्वेश्चन आपसे बनता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी कहाँ पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी किस जगह पर है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी रचना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा कौन है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनकी नवीनतम पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने अमेरिका और भारत जैसे देशों में लोकतंत्र से संबंधित तात्कालिक मुद्दों का अन्वेषण किया है, ठीक है। सैम पित्रोदा का जो आत्मकथा है वो है ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। इस सैम पित्रोदा की आत्मकथा है, ठीक है। सैम हमेशा विवादों में रहते हैं, लेकिन इतने ये मामूली आदमी नहीं है विवादों में रहे, ठीक है। भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान इनका है, ठीक है। सैम को भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। जब भारत में आपके मोबाइल की बात छोड़ी, टेलीफोन तक नहीं था, तो टेलीफोन ये जो बूथ आपका पहले पीसीओ जिसमें 1 रुपये सिक्का डाल करके आप बात किया करते थे, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये भारत में लाने का श्रेय सैम को जाता है, ठीक है। सैम को भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। वह 2005 से 2009 तक भारतीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, बातें हैं, अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साइंस का क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई आधा करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई अगर आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, किसी तार की लंबाई आधी करने पर उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ना, ये लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर लंबाई आधी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, अगर लंबाई दुगनी हो जाएगी तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? कस्तूरबा गांधी, मैडम भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिखाजी कामा, जिनको मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप 1907 में मतलब भारतीय तिरंगा सर्वप्रथम किसने फहराया था, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो मैडम भिखाजी इसका आंसर है। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला तिरंगा झंडा आपने फहराया था। अगला प्रश्न है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? पिछले दिनों यूपीआई का सर्वर डाउन हो गया था। ठीक है, पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की चीज है, भारत के अलावा और भी कई देशों ने इसको अपनाया है प्रभावित होकर के भारत से। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण है 11 अप्रैल 2016, ये आपको डेट ध्यान में रखनी है। 11 अप्रैल 2016 को सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया था, जिसकी मदद से आपको पैसा ढोना नहीं पड़ता, पर्स में आपको पैसा लेके नहीं चलना पड़ता है। सिंपल सा आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। वर्तमान में कितने देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का प्रयोग हो रहा है? ठीक है, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9। जी हाँ, 9 देशों में, भारत को मिला करके 9 देशों में यूपीआई का यूज हो रहा है। 9 देश कौन कौन से हैं? ये है श्रीलंका, यूएई, भारत वही है, नेपाल, फ्रांस, भूटान, त्रिनिदाद और टोबैको, सिंगापुर और मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1915। जी हाँ, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में कितने भाग होते हैं? सीपीयू में टोटल 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, ये होता है अंगणती तर्क इकाई, मतलब एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नियंत्रण इकाई सीयू, कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी इकाई। ठीक है, एमयू। ठीक है, एएलयू क्या है? गणितीय और तार्किक संचालन करता है। सीयू क्या करता है? निर्देशों को निष्पादित करता है। और मेमोरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। पिछले दिनों क्वेश्चन, मतलब पिछले दिनों जो है राणा सांगा को लेकर के, महाराजा राणा सांगा को लेकर के काफी विवाद हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसको आपको ध्यान में रखना है। खानवा के युद्ध से बहुत कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। ठीक है, तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, खानवा का युद्ध है मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह युद्ध उत्तरी भारत में प्रबुद्ध के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध में जो है महाराज राणा सांगा के आंख में तीर लग गया था, चोट लग गई थी। अगला प्रश्न है कि लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति जो होती है वो एसिडिक होती है, मतलब अम्लीय होती है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अच्छा, अम्लीय होती है तो कितना होता है इसका पीएच? इसका पीएच होता है 6.8। लार क्या होता है, कहाँ पैदा होता है? यह एक गाढ़ा रंगहीन तरल पदार्थ है जो मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो अक्सर पूछा जाता है आपसे, जो कि स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अक्सर पूछा जाता है कि स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। अगला प्रश्न है कि फुलकारी कला का संबंध किस राज्य से है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, पंजाब।
फुलकारी कला का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। ठीक है, यह पंजाब की एक पारंपरिक लोक कढ़ाई कला है जो सूती कपड़ों पर सुंदर फूलों की डिजाइन बनाने के लिए रंगीन धागों का उपयोग करती है। ठीक है, वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो रंगोली अक्सर पूछा जाता है, उड़ीसा का पटचित्र जरूर पूछा जाता है, बिहार का मधुबनी भी अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्क फॉर फूड नामक एक समाधान किसने विकसित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, NFWP। NFWP, इसको आपको ध्यान में रखना है। वर्क फॉर फूड एक समाधान है जिसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में काम के बदले अनाज देकर पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना था। 14 नवंबर 2004 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने NFWP शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2018। जी हाँ, 2018 में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, ये 66वां 66 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें, मतलब 2019 में 2018 का पुरस्कार था, 2019 में उनको इसको प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए मुख्य अतिथि बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांटो को 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, जिसको हम पहले राजपथ के नाम से जानते थे, पर आयोजित होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया था, मुख्य अतिथि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो सिम्बेक्स जो अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। द्विपक्षीय जो है ये नौसैनिक अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है, जो कि 1994 से हर साल भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बिक्स का 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है CRS, इसको आपको ध्यान में रखना है, CRS ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, CRS। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है, CRS ऐप किसने डेवलप किया है? तो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? इसको भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने इसको विकसित किया है। लॉन्च किसने किया? इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए किस कलाकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऊपर का लॉ क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का था। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, मिथुन चक्रवर्ती। क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, ध्यान रखना है आपको इसे। ठीक है, हिंदी और बंगाली फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे। ठीक है, 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल किसको दिया गया था? वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ था उसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है मिथुन चक्रवर्ती को जो है क्या ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।